महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली। एक, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ये किसी अवधि विशेष में देश की सीमा के अंदर उत्पन्न समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य की वही मात्रा है जो दो बार गिने बिना मापी जाती है। साधारण कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र से परिकल्पित किया जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी बराबर कोष्ठक में बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्लस शुद्ध विदेशी आय माइनस मूल्य ह्रास कोष्ठक समाप्त माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। 2, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समयावधि प्रायः एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार तथा मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। 3, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका प्रयोग भी राष्ट्रीय आय लेखांकन में किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में से यदि वो आय घटा दी जाए तो सृजित दो देश में ही हुई है किंतु विदेशों को प्राप्य है तथा देश को प्राप्त होने वाली किंतु विदेशों में अर्जित आय जोड़ दी जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। 4, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास की राशि घटा देने के उपरांत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात किया जाता है। 5, गरीबी पावर्टी सामान्यतः न्यूनतम सामाजिक जीवन स्तर से नीचे की दशा है। योजना आयोग के द्वारा गठित टास्क फोर्स ऑन मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का उपयोग प्रति व्यक्ति से कम का उपभोग स्तर की स्थिति गरीबी कही जाएगी। महत्वपूर्ण समितियां। 1, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति। 2, जानकीरमन समिति प्रतिभूति घोटाला। 3, दांतवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान। 4, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर। 5, सरकारीय समिति केंद्र राज्य संबंध। 6, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता। 7, महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय। 8, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। 9, राजा चैलैया समिति कर सुधार। 10, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। 11, खुसरो समिति कृषि साख। 12, गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार। 13, भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि। 14, नरसिम्हन समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार। 15, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। 16, सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। 17, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी। 18, एस तारापोर समिति रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। 19, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। 20, डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव। 21, BS व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार। 22, महाजन समिति चीनी उद्योग। पृष्ठ 263। 6, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो। 7, बूम अर्थव्यवस्था में बूम की स्थिति उस समय कही जाती है जब आर्थिक की क्रियाताओं का तेजी से विस्तार हो। ये मंदी अथवा रिसेशन की विपरीत स्थिति है। मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप किसी उद्योग विशेष में भी बूम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 8, बजट किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष की अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। सरकार का बजट अब केवल आय व्यय का विवरण मात्र ही नहीं होता अपितु ये सरकार के क्रियाकलाप एवं नीतियों का वितरण भी है। ये आधुनिक काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन गया है। 9, बफर स्टॉक आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। 10, तेजड़िया और मंदड़िया बुल्स एंड बियर्स ये स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है उसे तेजड़िया कहलाता है। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है वो मंदड़िया कहलाता है। 11, क्रेता बाजार बायर्स मार्केट जब किसी वस्तु की मांग कम तथा पूर्ति अधिक होती है जो विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में होता है ऐसे बाजार को क्रेता बाजार कहते हैं। 12, ब्रिज लोन
कंपनियां प्रायः अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर तथा डिबेंचर्स जारी करती रहती है। कंपनी को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में 3 माह से भी अधिक समय लगता है। इस समय अवधि में अपना काम जारी रखने के लिए कंपनियों बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार को ऋणों को ब्रिज लेना पड़ता है। 13. फ्लोटिंग ऑफ करेंसी, किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना ताकि मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर वह अपना नया मूल्य स्वयं तय कर सके। 14. अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे इस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। ये अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। 15. विमुद्रीकरण, डीमैनिटाइजेशन, जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है। जिनके पास काला धन होता है वो उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। 16. मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन, जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, वो अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है। 17. हीनार्थ प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब सरकार का बजट घाटे का होता है अर्थात आय कम होती है और व्यय अधिक होता है और व्यय के इस अधिक्य को केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है तो ये व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। सीमित मात्रा में ही इसे उचित माना जाता है। हीनार्थ प्रबंधन को स्थायी नीति बना लेने के परिणाम अच्छे नहीं होते। 18. एस्टेट ड्यूटी, किसी व्यक्ति के मूल्य के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसे एस्टेट ड्यूटी कहते हैं। पृष्ठ 264. 19. स्वर्णमान, गोल्ड स्टैंडर्ड, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है अथवा मुद्रा का मूल्य सोने से मापा जाता है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को स्वर्णमान कहते हैं। अब किसी देश में स्वर्णमान नहीं है। 20. मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वो अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जा सकता है। 21. रिसेशन, रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अवस्था से है। जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में धनाभाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम होती है और उत्पादित वस्तुएं अनबिक्री रह जाती है। इससे उद्योग को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। 1930 के दशक में विश्वव्यापी रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हुई थी। 22. प्राइमरी गोल्ड, 24 कैरेट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। 23. स्टैगफ्लेशन, ये अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। 24. टैरिफ, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ही टैरिफ कहा जाता है। 25. मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति, डिसइन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं वैसे जैसे साख नियंत्रण आदि, उनके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये स्थिति मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में यद्यपि मूल्य स्तर गिरता है तथापि ये सामान्य मूल्य स्तर से ऊपर ही रहता है। 26. एक्टिव शेयर, वैसे शेयर जिनका क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है एक्टिव शेयर कहलाते हैं। 27. राइट शेयर, किसी कंपनी द्वारा जारी नए शेयरों को क्रय करने का पहला अधिकार वर्तमान शेयर होल्डर का होता है। वर्तमान शेयर होल्डर के इस अधिकार को पूर्ण क्रय का अधिकार कहा जाता है तथा इस अधिकार के कारण उनकी जो शेयर प्राप्त होता है उसे राइट शेयर कहा जाता है। 28. बोनस शेयर, जब किसी कंपनी द्वारा अपने अर्जित लाभों में से रखे नए रिजर्व को शेयर के रूप में वर्तमान शेयर होल्डरों के मध्य अनुपातिक रूप से बांट दिया जाता है तो इसे बोनस शेयर कहा जाता है। 29. पूर्वाधिकार शेयर, प्रीफेरेंशियल शेयर, वैसे शेयरों को पूर्वाधिकार शेयर कहा जाता है
जिनको सामान्यतः 2 पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। कंपनी द्वारा सर्वप्रथम इनको लाभांश का भुगतान किया जाता है तथा लाभांश की दर निश्चित होती है। यदि भविष्य में कंपनी का समापन होता है तो लेनदारों का भुगतान करने के बाद कंपनी की संपत्तियों से वसूल की गई राशि में से इस श्रेणी के शेयर होल्डर को अपनी पूंजी अन्य शेयर होल्डर्स की तुलना में पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है। 30. कंट्रियन शेयर। इस श्रेणी में उन शेयरों को सम्मिलित किया जाता है जो बाजार के रुख से अलग दिशा में चलते हैं, अर्थात बाजार में शेयरों के भाव में वृद्धि हो रही है तो इन शेयरों के भाव कम हो जाते हैं और यदि बाजार का रुख गिरावट का है तो इन शेयरों का मूल्य बढ़ जाता है। 31. डिफेंसिव शेयर। जिन शेयरों के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव नहीं होते हैं उनको डिफेंसिव शेयर कहा जाता है। इन शेयरों पर वर्तमान लाभ तथा पूंजीगत लाभ सामान्य दर से बढ़ता है। पृष्ठ 265। 32. एडी इंडेक्स, एडवांस डिक्लाइन इंडेक्स। इन सूचकांक का प्रयोग शेयर बाजार की तेजी या मंदी के रुख का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसकी गणना के लिए एक दिन में जिन शेयरों के मूल्य बढ़ते हैं उनकी संख्या में उन शेयरों को भाग दिया जाता है जिनके मूल्य उस दिन गिर जाते हैं। यदि इंडेक्स 1 से अधिक होता है तो बाजार में तेजी का रुख होता है और इंडेक्स 1 से कम होता है तो बाजार में मंदी का रुख होता है। 33. ब्लो आउट। जब कोई कंपनी अपना न्यू इश्यू जारी करता है तो उसका सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है तो उसे ब्लो आउट या आउट ऑफ विंडो कहा जाता है। 34. इनसाइडर ट्रेडिंग। ये एक अवैध कार्य है जब उन व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में शेयरों का क्रय विक्रय करके लाभ कमाया जाता है जिनके पास कंपनियों की गुप्त सूचनाएं रहती हैं, तो इस प्रकार के शेयरों के क्रय विक्रय को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। 35. कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग के अंतर्गत शेयर सर्टिफिकेट तथा नगद धन राशि का लेन देन अगली समायोजन तिथि से पहले ही हो जाना चाहिए। जब दलालों के सभी कैश ट्रेडिंग के लेन देनों का समायोजन हो जाता है तो इसको समायोजन तिथि कहा जाता है, परंतु ये 14 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है। 36. कर्ब ट्रेडिंग। जब शेयर बाजार के निर्धारित ट्रेडिंग समय के बाद अलग से सौदे किए जाते हैं तो इनको कर्ब ट्रेडिंग कहा जाता है। यद्यपि सौदे दलालों के द्वारा किए जाते हैं परंतु इनको वैधानिक नहीं माना जाता है। इस प्रकार किए गए सौदों का विवरण शेयर बाजार में उपलब्ध नहीं रहता है। वर्तमान में ये सेबी द्वारा प्रतिबंधित है। 37. स्टैग उन व्यक्तियों को कहते हैं जो नई कंपनियों के इश्यूओं में भारी मात्रा में शेयरों के आवेदन पत्र प्रेरित करते हैं। इनको ये आशा रहती है कि जब कुछ व्यक्तियों को शेयर नहीं मिलेंगे तो वो इन शेयरों को बढ़े मूल्य पर खरीदने को तैयार हो जाएंगे। ये व्यक्ति केवल आवेदन पत्र की राशि प्रेषित करते हैं तथा शेयर आवंटित होते ही बेच देते हैं। 38. बदला, फॉरवर्ड चार्ज। जब कोई दलाल भविष्य के लिए सौदा करता है परंतु भविष्य की तिथि पर सौदा पूरा न करके आगे के लिए खिसकता रहता है तो कार्य के लिए उसे जो चार्ज देने पड़ते हैं उसे बदला कहा जाता है। यदि ये कार्य तेजड़ियों द्वारा किया जाता है तो इसे सीधा बदला तथा मंदड़ियों द्वारा किया जाता है तो इसको अंधा बदला कहा जाता है। 39. वॉलेटाइल शेयर। जिन शेयरों की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं उन्हें वॉलेटाइल शेयर कहा जाता है। इन शेयरों की कीमत में परिवर्तन को इस प्रकार नापा जाता है: परिवर्तनशीलता बराबर अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य बटे न्यूनतम मूल्य। 40. फ्लोटिंग स्टॉक। किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वो भाग फ्लोटिंग स्टॉक कहलाता है जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है। 41. शेयर सर्टिफिकेट। ये एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो कंपनी के मोहर के अधीन शेयर धारक के नाम जारी किया जाता है तथा इसमें उन शेयरों के नंबर लिए रहते हैं जिनके लिए ये जारी किया जाता है। उसमें शेयर भुगतान की गई धनराशि का विवरण होता है। 42. बेयरर डिबेंचर। ऐसा डिबेंचर जिसका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी के द्वारा हो जाता है उनको डिबेंचर कहा जाता है। कंपनी के रजिस्टर में इनका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। डिबेंचर के साथ लगे कूपन को प्रस्तुत करने पर ब्याज तथा डिबेंचर को प्रस्तुत करने पर मूलधन का भुगतान प्रस्तुतकर्ता को प्राप्त हो जाता है। खो जाने तथा चोरी हो जाने पर इस प्रकार के डिबेंचर के पूर्ण जोखिम होते हैं। 43. बंधक डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर। इस प्रकार के डिबेंचर कंपनी के संपत्ति पर प्रभाव रखते हैं, अतः इनका भुगतान सुरक्षित होता है। बंधक 2 प्रकार के होते हैं, एक चल प्रभाव तथा दूसरा निश्चित प्रभाव। पृष्ठ 266।
चल प्रभाव की स्थिति में किसी निश्चित संपत्ति पर प्रभाव नहीं होता है। केवल कंपनी के समापन की स्थिति में इन डिबेंचरों को भुगतान में प्राथमिकता मिल जाती है। निश्चित प्रभाव की स्थिति में डिबेंचरों का कंपनी की किसी निश्चित संपत्ति में प्रभाव होता है। ऐसी संपत्ति को कंपनी ना तो बेच सकती है और ना ही हस्तांतरित कर सकती है। 44 परिवर्तनशील डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये वो ऋण पत्र होते हैं जिनके धारकों को कंपनी वो विकल्प देती है जिसे वो किसी निश्चित अवधि के अंदर अपने ऋण पत्र को कंपनी के शेयर में बदलवा सकते हैं। परिवर्तन की शर्तें सामान्यतः निर्गमन के समय ही तय कर दी जाती हैं, परंतु ये शर्तें कंपनी में अलग अलग हो सकती है। 45 हंग अप। जब किसी शेयर का भाव किसी विदेशी निवेशक द्वारा क्रय किए गए भाव से काफी नीचे चला जाता है तथा ऐसी स्थिति में अधिक घाटा उठाकर शेयर बेचने के बदले वो निवेशक भविष्य में उसके भाव बढ़ने की आशा में अपने शेयरों को रखे रहे तो ऐसी स्थिति को हंग अप कहा जाता है। 46 स्नो बॉलिंग। जब किसी शेयर के मूल्य एक निश्चित सीमा में पहुंच जाते हैं तब क्रय विक्रय के अनेक स्टाम्प ऑर्डर होने लगते हैं। इन ऑर्डर के कारण पुनः बाजार में दबाव बनता है तथा पुनः ऑर्डर मिलने लगते हैं तथा उस स्थिति को स्नोबॉलिंग कहा जाता है। 47 ग्रे मार्केट। ये अनाधिकृत बाजार होता है जहां नई तथा अपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध न हुई प्रतिभूतियों का प्रीमियम पर लेन देन होता है। ये सौदे भी अनाधिकृत होते हैं। इन सौदों को शेयर बाजार का संरक्षण नहीं होता है। 48 ट्रेंडिंग लॉट। शेयरों की वो न्यूनतम संख्या या गुणांक को ट्रेडिंग लॉट कहा जाता है जिसे शेयर बाजार में एक बार में बेचा या क्रय किया जा सकता है। सामान्यतः 10 रुपये मूल्य वाले शेयरों की न्यूनतम संख्या 50 से 100 निर्धारित की जाती है, जबकि 100 रुपये मूल्य वाले शेयरों की संख्या 5 या 10 निर्धारित की जाती है। 49 शॉर्ट सेलिंग। जब किसी दलाल द्वारा इतने शेयरों की बिक्री की जाती है जितने उसके पास शेयर नहीं होते हैं तो इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। अनुबंध पूरा करने के लिए दलाल द्वारा नीलामी में शेयर क्रय किए जाते हैं। 50 पीई अनुपात, पीई रेशियो। किसी कंपनी के प्रति शेयर के बाजार भाव में प्रति शेयर आय से भाग देकर पीई अनुपात ज्ञात किया जाता है। पीईआर प्रति शेयर बाजार मूल्य प्रति ईपीएस। नई आर्थिक सुधार नीति से संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण है। उदारीकरण, उदारीकरण सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रियाविधि है। इसके अंतर्गत निजीकरण भी शामिल होता है। विश्वव्यापीकरण, किसी अर्थव्यवस्था को विश्व व्यवस्था से जोड़ने की क्रिया ही विश्वव्यापीकरण है। ऐसा करने से उक्त क्षेत्र में निजी कार्यकुशलता तथा बाहरी तकनीकी ज्ञान प्राप्त होते हैं। विनिवेश, सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना ही विनिवेश कहलाती है। विविध तथ्य। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2008 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। पहले स्थान पर अमेरिका एवं दूसरे स्थान पर जापान है। विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पृष्ठ 267। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है। सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता दोनों यानी चीन है। दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, यानी राज्यों में प्रथम महाराष्ट्र। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिकांशतः भारत के पक्ष में होता है। 1944 ईस्वी में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत योजना बॉम्बे योजना कहलाती है। 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। चलैया समिति कर टैक्स बंटवारे से संबंधित है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह सन 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम सन 1880 ईस्वी में हुई। भारत में पहला डाक टिकट सन 1852 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य 1997 ईस्वी में महाराष्ट्र है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति संपत्ति $25,000 है। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। बिग पुश थ्योरी आर रॉडन ने दिया है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है।
केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। देश का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग सन 1818 ईस्वी में कलकत्ता में तथा दूसरा कोवस जी नानाभाई द्वारा सन 1853 ईस्वी में बम्बई में स्थापित किया गया। सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेनिसिलिन फैक्ट्री, भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में हैं। भारत में असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र के बजाय अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं। भारत में कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सा सर्वाधिक है। भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले 3 नगर मुंबई, कोलकाता और दिल्ली है। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना सन 1966 ईस्वी में हुई। मुख्यालय मनीला। मसालों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तब उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य व्यावसायिक बैंकों से ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है को कठोर मुद्रा कहा जाता है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रमुख प्रकृति संरचनात्मक है। अर्थव्यवस्था की कीमतों का औसत स्तर सामान्य कीमत स्तर कहलाता है। आय में बदलाव के फलस्वरूप उपभोग में बदलाव उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाता है। विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी विनिमय की दर कहलाती है। किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष व्यापार शेष कहलाता है। कराधान, जनता से ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख साधन हैं। पृष्ठ 268। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों की दर में भी वृद्धि होती है, जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ कर की दरों में कमी होती है। रोजगार गारंटी योजना, जो अब एनसीएमपी प्रमुख घटक है, सर्वप्रथम 1972 से 73 में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था। इसमें संविधान में दिए गए काम के अधिकार को स्वीकार किया गया है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से तथा पीली क्रांति तेल व तिलहन उत्पादन से संबद्ध है। श्वेत क्रांति की गति की और तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया। इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। ये कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है, जिसे 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने प्रारंभ किया था। अब तक इसके 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का स्थान दूसरा है। ऑपरेशन फ्लड के परिणाम स्वरूप देश में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक खपत 2007 से 2008 के दौरान 246 ग्राम तक रहने का अनुमान है, जो 265 ग्राम प्रतिदिन के विश्व औसत की तुलना में कम है। 2008 में भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 258 ग्राम हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये 900 ग्राम है। राज्यों के अंतर्गत पंजाब में दूध के प्रति व्यक्ति उपलब्धता 800 ग्राम, हरियाणा में 640 ग्राम है और पूर्वोत्तर राज्यों में मात्र 20 ग्राम है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबद्ध है। भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और अंतर्देशीय मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे का पूरा करने के लिए सामान्यतः मुद्रा छापे जाती हो, घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। भारत में निवेश करने वाले अग्रणीय देशों में मॉरिशस, अमेरिका तथा ब्रिटेन है। आरबीआई ने 1000 रुपये का नोट 22 वर्षों के अंतराल के बाद 9 अक्टूबर 2000 को जारी किया। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। 2005 से 2006 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनिवेश का दौर 1991 से 92 तक प्रारंभ हुआ। सार्वजनिक उपक्रमों में उपनिवेश से प्राप्त राजस्व के सुनिश्चित प्रयोग के लिए 1 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की गई थी। भारत में डीजल इंजन बनाने वाला पहला कारखाना 1932 में सतारन, जो कि महाराष्ट्र में है, खोला गया। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के नारायण मूर्ति का नाम विश्व के शीर्षस्थ 25 व्यवसायियों में शामिल किया है।
वर्ष 1981 में नारायण मूर्ति द्वारा इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की गई थी। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डाक में सूचीबद्ध होने वाली भारत की ये पहली कंपनी थी। दिसंबर 2007 के अंत में भारत पर बकाया कुल विदेशी ऋण लगभग 190.516 अरब डॉलर था। ब्रिटेन का प्राचीनतम निवेश बैंक बेरिंग्स फरवरी 1995 में घोटाले के कारण दिवालिया हो गया था। वर्तमान में निम्नलिखित 3 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। 1 परमाणु ऊर्जा, 2 रेल परिवहन, 3 परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज। 9 मई 2001 के मंत्रिमंडलीय निर्णय के अनुसार सरकार ने सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके लिए कंपनी को रक्षा मंत्रालय से लाइसेंस लेना होता है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX ने कृषिगत उत्पादों के लिए एक सूचकांक इंडेक्स 3 मई 2005 से प्रारंभ किया है। NCDEXAGRI नाम का ये सूचकांक देश में पहला कमोडिटी इंडेक्स है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 24 है। भारत में बजट घाटे की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 से समाप्त कर दिया गया है। पृष्ठ 269। भारत में सबसे अधिक शाखाएं वाला विदेशी बैंक ANZ ग्रिंडलेज बैंक है। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में घरेलू बचत की दर सकल घरेलू उत्पाद का 34.8% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना 2री पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। वर्ष 2008 से 2009 के लिए व्यक्तिगत आयकर से प्राप्त आय पर 3% उपकर सेस लगाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। पुर्तगाल ने भारत को 280 किलोग्राम के ऐसे स्वर्ण आभूषण लौटाए हैं जिन्हें वो भारत में अपने उपनिवेशक शासन के अंत में ले गया था। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की वो धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। केरल राज्य के बाहर पहला पूर्ण साक्षर जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल है। भारतीय साधारण बीमा निगम के अधीन 4 बीमा कंपनियां कार्यरत हैं। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है। वर्तमान में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। प्रोफेसर AM खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति की थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। 2009 के 2010 के दौरान सेवा कर के दायरे में 114 सेवाएं आ गई थीं। 2010 से 11 के बजट में सेवा कर का दर 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं वैट आदि अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST लाने की बात हो रही है। GST लागू किए जाने की नई तिथि 1 अप्रैल 2011 घोषित की गई है। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। दोपहर भोजन योजना MDM की शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं UK में हैं। गोल्डन हैंड शेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नकद तिथि अनुपात CRR की न्यूनतम राशि 3% से कम नहीं की जा सकती, अधिकतम -15%। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी शिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। बाड़मेर राजस्थान में तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं। कर्नाटक में अब जनगणना की तर्ज पर मौतों डेथ्स की गणना का कार्य पहली बार प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम NREGS 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई। भारत में सेवा कर लगाने के लिए 88वां संविधान संशोधन किया गया था। 1963 ईस्वी केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर है।
इसी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की ये जानकारी समाप्त होती है। पृष्ठ 270।